तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे बोट के द्वारा अंदर आ रहे हैं। लगभग 150-200 फीट होगा ना, 200 फीट तक अंदर। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे व्यवस्था की है। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा प्लांट जो है तैरता हुआ है यहाँ पे पानी के ऊपर। पानी की यहाँ पे काफी गहराई है। केज कल्चर क्या होता है? तो ये देखिए मछलियाँ। अभी कितने महीने की मछलियाँ ये? 2 महीने की है। 2 महीने की है। आप लोग मछली खाते हैं कि नहीं बताइए, मैं तो बहुत खाता हूँ। तो दोस्तों तैरता हुआ एटीएम है यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम महाराष्ट्र में अटपाड़ी गांव में है। यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं लगभग 100 एकड़ का तालाब है, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे फिश फार्मिंग होती है और यहाँ पे बहुत ही अलग तरीके से टेक्निकली मतलब केज कल्चर के द्वारा यहाँ पे फिश फार्मिंग होती है। तो यहाँ पे आज हम डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं केज फार्मिंग क्या होती है और यहाँ पे कैसे क्या हो रहा है। तो चलिए दोस्तों। अच्छा, तो हमारा जो इस तालाब में केज कल्चर है तो बोट के द्वारा हमें अंदर जाना पड़ता है। हाँ। और अंदर गहराई कितनी है तालाब की? अंदर प्रोजेक्ट के पास 50 फीट गहराई है। 50 फीट तक गहरा है नीचे। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा मौसम भी है। हाँ। मस्त है। तो कब से कर रहे हैं आप मतलब ये केज मैं फार्मिंग? 4 साल से कर रहा हूँ। ये 4था साल है। 4था साल है आप? हाँ। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे बोट के द्वारा अंदर आ रहे हैं। लगभग 150-200 फीट होगा ना, 200 फीट तक अंदर। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे व्यवस्था की है। ये बोट के द्वारा अंदर जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्रोजेक्ट मुझे लग रहा है, क्योंकि इसके पहले मैंने तो केज कल्चर नहीं देखा है। केज कल्चर के बारे में काफ़ी सुना था। ये देखिए पूरा सेटअप यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ से लेके वहाँ तक। तो किनारे से अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा प्लांट जो है तैरता हुआ है यहाँ पे पानी के ऊपर। पानी की यहाँ पे काफ़ी गहराई है। और ये देखिए यहाँ पे ऐसे केज है और इसमें अंदर जो है मछलियाँ, इसमें जो है तिलापिया मछली है, पंगेसियस भी मछलियाँ है। और इसे केज उस साइड में भी है। तो काफ़ी बड़ा ये प्लांट है। इसमें लागत जो है 75 लाख के आसपास हुई है। इसमें उत्पादन भी जो आता है मछलियाँ 100 टन साल का इसमें उत्पादन आता है। और यहाँ पे जो संकेत जी हैं उनका ये प्लांट है। और सबसे खास बात यहाँ पे सब्सिडी भी इनको मिली है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। तो ये प्लांट इधर देखिए, यहाँ पे 2 रूम है, स्टोर रूम वगैरह है, सामान वामान रखने के लिए। जो भी फिश के लिए चारा खाद पानी डालना पड़ता है वो अभी इसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं हम लोग। और ये देखिए पूरा सेटअप जो है पानी के ऊपर है यहाँ पे पूरा। ये मछलियाँ कैसे हिल रही है, थोड़ा सा डालिए अभी। तो ये देखिए मछलियाँ। अभी कितने महीने की मछलियाँ ये? 2 महीने की है। 2 महीने की है। हाँ। तो सब मछलियाँ ऐसे बड़े बड़े ही है कि अभी छोटे बड़े सब हैं? छोटे बड़े 3-4 टाइप के वैरायटी है। अच्छा। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम और 700 ग्राम तक है। चलिए ओके। तो काफ़ी शानदार यहाँ पे मछलियाँ देखने को मिली। तो सर जी थोड़ा सा आपके बारे में परिचय पहले दे दीजिए। सर मेरा नाम संकेत शिवाजी मोरे है। मैं बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और ये फिश फार्मिंग में अभी 4 साल से कर रहा हूँ। शुरू में मैंने ट्रायल के लिए 6 केजेस लगाए थे और उसमें साल का 30 टन प्रोडक्शन निकाला था। और उसका मार्केटिंग का अनुभव लिया और इस साल मैंने 100 टन प्रोडक्शन कैपेसिटी का भी ये प्रोजेक्ट डाला है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट तो मैंने देखा कि काफ़ी बड़ा है, काफ़ी पानी के ऊपर तैर भी रहा है। अभी हम पानी के ऊपर खड़े भी हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ आप मुझे ये बताइए कि केज कल्चर क्या होता है? केज कल्चर का मतलब यही है कि आप एक बंदिस्त पिंजरा बनाते हैं और उस पिंजरे में ही मछली का बीज छोड़ते हैं। उसमें ही 8 महीने तक उसको खाना खिलाते हैं और 8 महीने के बाद मछली जब रेडी होती है तब मार्केट में बेचते हैं। ट्रेडिशनल फार्मिंग में कैसा होता है, पॉन्ड में हम मछली तो छोड़ते हैं लेकिन वो हार्वेस्टिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। अभी ये देख रहे हैं आप 100 एकड़ का तालाब है तो उसमें जाल और उसकी डेप्थ भी अभी 50 फीट है। अच्छा। तो इस वजह से उसका हार्वेस्टिंग नहीं हो पाता। तो इसलिए ये पिंजरा कंसेप्ट निकली है
इसमें हम गारंटी के हिसाब से जितना चाहे उतना प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। मतलब केज कल्चर यानी कि हमने पानी के ऊपर पिंजरा बनाया, उसके ऊपर मछली डाल दी, उसको खाद पानी देके बड़ा करते हैं, ये हमारी कंसेप्ट हुई। ठीक है, तो हम ये केज कल्चर जो है कहाँ कहाँ कर सकते हैं? आपने तो यहाँ पे मतलब छोटा डैम है, तालाब है, आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं सब लोग? ये प्रोजेक्ट करने के लिए कम से कम एक 50 हेक्टेयर का डैम चाहिए, जिसकी गहराई कम से कम 30 से 50 फीट होनी चाहिए, क्योंकि ये पिंजरे की डेप्थ कम से कम 15 फुट होती है, और उसमें उसके नीचे 15 फुट पानी चाहिए, क्योंकि इससे जो फीकल मैटर गिरेगा वो 15 फीट नीचे जाएगा तो मछली को कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। इसलिए आगे चल के हम उसके बारे में आते ही हैं। मतलब हम अगर नदी में करना चाहे, कुएं में करना चाहे तो कर सकते हैं क्या? कुएं में, नदी में नहीं हो सकता, नदी में हो सकता है शायद, लेकिन नदी में भी प्रेडेटर मगरमच्छ वगैरह रहते हैं, तो ये हमारा केज डैमेज कर सकते हैं। इसलिए एक तो आप ओपन रिजर्वायर में ही कर सकते हैं इसको। ओके, तो अब हमें ये बताइए कि ये जो केज कल्चर है, थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि इसको कैसे बनाया है, मतलब कैसे स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा ये आप माइक हमारा थोड़ा खराब है, हाथ में ले लीजिए, आगे चलते चलते बताइए आप लेके। हाँ, ये जो केज हमने बनाया है इसका 6 मीटर लेंथ है, 4 मीटर विड्थ थे और 4 मीटर डेप्थ थे। ये जो टोटल स्ट्रक्चर है वो बैरल पे फ्लोट हो रहा है। अच्छा, जैसे कि वहाँ पे नीचे बैरल दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो बैरल आपने लगाया है, ये नीचे इस साइड में मुझे दिख रहा है, ये पूरा जो है पूरा प्लास्टिक के बैरल? हाँ, पूरा HDPE का बैरल है। हाँ। इसकी लाइफ 20 साल तक चलती है, रहती है। मतलब 20 साल तक इस बैरल की वजह से आगे चल के हमें कोई दिक्कत नहीं। और आगे ऊपर जो आपने ये मटेरियल का इस्तेमाल किया है, ये जो मटेरियल है ये भी GI मटेरियल है। हाँ। इसकी भी लाइफ एक 20-25 साल तक आराम से होती है। मतलब 20 साल तो हम एक बार स्ट्रक्चर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत और नहीं। ये स्ट्रक्चर आपने मतलब कैसे बनाया, अंदर कैसे लेके आए? हाँ, ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है वो ये असेंबल बाहर ही किया था। अच्छा, 4 केजेस असेंबल करके बीच में लाके बाकी सब ज्वाइन किया है। एक और बहुत अहम सवाल है मेरा कि आपका केज कल्चर की तरफ जाने का मतलब क्यों गए? क्योंकि क्या है कि हमारे गांव में भी ढेर सारे तालाब हैं, लोग वहां पे भी मछली का पालन करते हैं, लेकिन केज ही ये क्यों? केज का बेनिफिट यही है कि हम जब चाहे माल निकाल सकते हैं, हम जब चाहे माल मार्केट पे उठने तक माल होल्ड कर सकते हैं। अभी एक पिंजरे में 5 टन माल रेडी हो सकता है। जब भी हमारा मार्केट बढ़ता है, यानी कि सर्दी के मौसम में जब बाहर डैम की मछलियाँ हार्वेस्ट नहीं हो पाती, तब मछली का रेट बढ़ जाता है। उस टाइम पे हम ये माल निकाल के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे कि थोड़ी देर पहले आपके पापा कह रहे थे कि मतलब हम पहले तालाब में छोड़ते थे, वो थोड़ा बताइए। पहले हम तालाब में छोड़ते थे, ये अभी 100 एकड़ का तालाब है, उसमें 1-2 लाख मछली का बीज छोड़ते थे हम, लेकिन इसकी डेप्थ ज़्यादा होने की वजह से वो हार्वेस्ट नहीं हो पाता था, और अगर ज़्यादा पानी आया तो मछली दूसरे डैम में भी चली जाती थी, और पानी कम हो गया तो ग्रोथ भी नहीं मिल पाती थी। इसलिए ये केज का प्रोजेक्ट हमने डाला है। थोड़ा सा ये जाली के बारे में समझा के बताइए हमें, कि समझ नहीं पाएंगे कि क्योंकि लोग क्या समझेंगे कि फिश के अंदर डालेंगे तो बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी, वो थोड़ा सा बताइए। अच्छा, एक्चुअली जाली के 3-4 टाइप होते हैं। एक 10 mm की होती है, एक 25 mm की और एक 35 mm की होती है। अभी ये जो देख रहे हैं ये 35 mm की नेट है। इसमें कम से कम एक 20 से 25 ग्राम की मछली हम छोड़ते हैं, जो इससे बाहर नहीं निकल पाती। और ये जो नेट देख रहे हैं ये फीड प्रोटेक्शन नेट है। हमारा जो फीड होता है वो पानी पे 12 घंटे फ्लोट होता है, और ये जो नेट है इससे वो बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए प्रॉपर तरीके से वो यूटिलाइज होता है। अच्छा, तो यहाँ पे आपने जो केज कल्चर में मछलियाँ डाली है वो कौन कौन सी डाली है? ये तिलापिया और पंगेशियस 2 वैरायटी है। 2 वैरायटी। ये मतलब इंडिया में अवेलेबल ज़्यादा इसकी बिक्री है? हाँ, बिक्री कई है, कम जगह पे ज़्यादा प्रोडक्शन निकलने वाली ये 2 ही वैरायटी है। आप लोग मछली खाते हैं कि नहीं बताइए? मैं तो बहुत खाता हूँ, लेकिन मैंने पंगेशियस नहीं खाई है कभी। अब खाऊंगा जरूर आगे चल के। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो और मछलियाँ क्यों नहीं पाल सकते इसमें? और मछलियों का ऐसा है कि उनको सरफेस एरिया बहुत लगता है। कुछ वैरायटी है उनको सरफेस एरिया बहुत लगता है, उसकी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं होती। ये बंदिश थे इसलिए जगह कम है, तो जो हाई डेंसिटी में पाली जाती है वही मछलियाँ इस प्रोजेक्ट में होती है, जैसे कि तिलापिया, पंगेशियस है। उनको ऑक्सीजन भी कम लगता है और वो हाई डेंसिटी टॉलरेट कर सकती है। अच्छा, ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है। मैंने कई सारे प्लांट में देखा है, जैसे बायोफ्लैक में होता है कि ड्रम में ऑक्सीजन देने की जरूरत है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं। ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, नेचुरली विंड है, जो भी वाटर कंटिन्यूअसली एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, तो नेचुरली ऑक्सीजन तैयार होता है इसमें। तो इसमें तिलापिया और पंगेसिस यही 2 हम लोग 2 वैरायटी दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि हाई डेंसिटी में वो ग्रो करते हैं। हाँ। ओके, ठीक है।
तो हमारे जो फार्मर्स देख रहे हैं तो ये मतलब कर सकते हैं क्या इसको आसानी से? हाँ, प्रोजेक्ट को आसानी से कर सकते हैं। अच्छा प्रोजेक्ट है, कम जगह पे अच्छा प्रोडक्शन भी निकलता है। बस इसके लिए कम से कम 1-2-3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत है इसकी। ये 24 पिंजरे का प्रोजेक्ट लगाने के लिए मिनिमम 75 to 80 लाख रुपीज़ खर्चा आता है। मैंने भी जब चालू किया था तो ट्रायल बेसिस पे 6 पिंजरे बनाए थे। उसका कॉस्टिंग मुझे लगभग 25 से 30 लाख रुपए का आया था। आपने खुद किया था वो? मैंने देखा ड्रम रखा है वहाँ पे, वो MS के ड्रम है। हाँ, लोहे के ड्रम है। वो अभी खराब हो चुके हैं, इसलिए मैंने अभी प्लास्टिक का लगाया है। अच्छा, तो हमें ये बताइए कि मछली पालन करते समय मैंने एक चीज़ देखा है कि मछलियाँ जो है इधर आइए, मछलियाँ कुछ मरती हैं, ऑक्सीजन की दिक्कत आती है, तो हेल्थ कैसे संभालते हो? हेल्थ की एक्चुअली ये जो सिस्टम ही है वो नेचुरल सिस्टम है। इसके लिए ज़्यादा कुछ ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंटिन्यूसली वाटर एक्सचेंज रहता है और ये विंड की वजह से कंटिन्यूसली ऑक्सीजन भी मछली को मिलता है। अच्छा, वाह, ये इतना जोर से जब उछलती है उनको लगता है कि ये खाना डालने आ रहे, लग रहा है कि वो खाना डालने आ रहे हैं, इसलिए वो ऊपर आ रही है, हिल रही है कायदे से बहुत सारे जोर जोर से। ये काफ़ी बड़ी मछली है, कौन सी है? ये तिलापिया ही है। इधर रेड तिलापिया? हाँ, इधर रेड तिलापिया है, इधर ब्लैक है। अच्छा, मुझे इधर रेड तिलापिया दिखा और इधर ब्लैक है, और तिलापिया में कलर भी अलग अलग है। अच्छा, तो आप यहाँ पे रोजाना मतलब क्या क्या काम होते हैं ये पूरे प्लांट पे? रोज़ाना शुरू में सुबह 6 और शाम को 6 बजे 2 टाइम फीडिंग करना पड़ता है, और जो भी मेंटेनेंस है वो वर्कर करते हैं दिन भर। जैसे कि जाली कोई फटी हो तो जाली को स्टिचिंग करना पड़ता है, और इसका हर 15 दिन में ग्रेडिंग होता है। बड़ी मछली छोटी मछली सेपरेट करना पड़ता है, क्योंकि बड़ी मछली छोटी मछली को खाना खाने नहीं देती, इसलिए उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए हर 15 दिन में प्रॉपर मछली का हर एक पिंजरे का ग्रेडिंग करना पड़ता है। और यहाँ पे सुबह शाम हमको खाना डालना पड़ता है? हाँ, खाना पूरा 24 केज में आप कितना खाना डालते हैं? अभी 24 केज में लगभग 50 टन माल मेरा तैयार है। अभी 50 टन माल रेडी है। उसके लिए मुझे दिन को टोटल 400 किलो फीड लगता है। सुबह 200 किलो और शाम को 200 किलो फीडिंग करना पड़ता है। बाप रे, बहुत सारा मतलब फीडिंग करना पड़ता है सुबह से। जैसे जैसे साइज, अभी ये 50 टन का 75-100 टन तक जाएगा तो मुझे दिन का एक टन फीड लगेगा। इतना लंबा लगेगा? हाँ। क्या उतना हमें आगे मिल जाएगा? हाँ। चलिए, तो ये बताइए, ये जाली आपने बताई, ये फीड प्रोटेक्शन नहीं, कुछ में है कुछ में नहीं है। एक्चुअली ये बर्ड नेट है। ये जो बर्ड आते हैं और मछली को उठाते हैं, इसके लिए लगाया है। अभी ये 4 पिंजरे को लगाया है। इसमें छोटी मछली है, इसके लिए लगाया है, और बाकी जो जिसमें बड़ी मछली है उसको लगाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, बड़ी जब मछलियाँ हो जाती है तो बर्ड नेट की जरूरत नहीं, क्योंकि बड़ी मछलियाँ फिर उठा के नहीं जा सकती। 200-300 ग्राम तक की मछली बर्ड उठा पाते हैं, उससे बड़ी साइज उनको उठा नहीं सकते हो। हाँ, वो बर्ड वो साइड में खड़ा भी है, वो देखिए ताक रहा है कहाँ मछली मिलेगी। काफी लंबा चोंच वाला है, किनारे पे खड़ा है। दोस्तों, क्या लगता है आएगा इधर वो? नहीं आएगा तो अच्छा ही है। ये यहाँ पे, ये देखिए, ये इधर आइए थोड़ा। मतलब यही चीज मैं पूछ रहा था कि ये कहीं मछलियाँ ऐसे हो जाती है, क्योंकि लगभग 10% तक मॉर्टिलिटी होती है। अभी इसमें हाई स्टॉकिंग है, इसलिए इन्फेक्शन पर थोड़ा बहुत तो हो जाता है। एक मछली के कांटे एक दूसरे को लग जाते हैं। इस वजह से एक साल भर में 5-10% मॉर्टिलिटी होती है। वही चीज़ मैं पूछ रहा था कि मतलब ये हमारे यहाँ बहुत होता है। जैसे हम तालाब में पालते हैं ना, अचानक से गर्मियों के दिनों में ऑक्सीजन या अमोनिया जो कुछ कहते हैं, मुझे पता नहीं उसके बारे में, वो बहुत मछलियाँ से ऊपर आके तैरने लगती हैं। तो ऐसी बड़ी दिक्कत कुछ आती है क्या इसमें? नहीं, इसमें बड़ी कुछ नहीं दिक्कत आती वैसे तो। अभी इतना रेगुलर एक दो मछली की मॉर्टिलिटी होती है। बड़ा रिस्क फैक्टर कोई इस प्रोजेक्ट में? रिस्क फैक्टर नहीं है, बस डेप्थ होनी चाहिए। डेप्थ अच्छी होगी तो, और विंड अच्छी होगी तो नेचुरली सब हैंडल हो जाता है। ज़्यादा हमें टेक्नीशियनली कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, अभी हम ये मतलब 50 फीट ऊपर तैर रहे हैं। मान लीजिए ये जो तैर रहा है, अगर ये तालाब का पानी धीरे धीरे पूरा गर्मियों के सीजन में पूरा खत्म ही हो गया, तो क्या हम प्रोजेक्ट रोकना पड़ेगा वहाँ पे? हाँ, रोकना पड़ेगा। एक्चुअली हमें प्रोजेक्ट ही ऐसी जगह सिलेक्ट करनी है जहाँ पे मिनिमम साल भर 30 फुट डेप्थ हो। अभी इसमें 50 फीट पानी है। अभी 2-3 महीने में उसका पानी कम होता है, लेकिन 30 फीट के नीचे नहीं जाता ये पानी, इसलिए ये इस डैम में ये प्रोजेक्ट किया है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कि पानी हमेशा 12 महीना डेप्थ अच्छी, मिनिमम 30 फुट रहनी चाहिए। क्योंकि ये जो कितना फुट आपने बोला था? ये जो केज है 15
फीट डेप्थ है। हाँ 15 फीट इसकी डेप्थ है। 15 फीट के अंदर यहाँ पे केज में जो है चौकोन में यहाँ पे मछलियाँ पूरा खाना खाती हैं, बड़ी होती रहती हैं। अब हमें ये बताइए, हम जब मछलियाँ इसमें डालते हैं तो एक बार में आप 24 केज में डालते हैं कि आगे पीछे? हाँ, शुरू में नर्सरी होती है मछली, 4 केज में हम नर्सरी करते हैं। साधारण 1-1.5 लाख सीड उसमें डालते हैं, और जैसे जैसे साइज बढ़ती है वैसे हम शिफ्टिंग करते हैं। 10 mm, 25 mm, 35 mm ऐसे 3 टाइप है केज के। 5 ग्राम की मछली हम 25 mm में डालते हैं, और 25 ग्राम की मछली हम 35 mm में शिफ्ट करते हैं। हर केज में 5-5 हज़ार शिफ्ट करते हैं हम मछली। 24 केज में टोटल मछलियाँ कितनी होगी? 24 केज में टोटल 1 से 1.25 लाख मछलियाँ होती है। 1.25 लाख तक टोटल केज में मछलियाँ रहती हैं। और आप हार्वेस्टिंग एक बार की पूरा 100 टन निकालते हैं कि आगे पीछे होता है? नहीं, कंटिन्यू हार्वेस्टिंग रहता है। एक बार पहला क्रॉप निकालने को 8 महीने लगते हैं, उसके बाद कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप हम हार्वेस्टिंग करते हैं। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मतलब केज में मछलियाँ डालते समय आप उस हिसाब से डालते हैं कि साल भर आपका हार्वेस्टिंग चालू है, ताकि आपका हमेशा रेट मिलता रहे? हमेशा रेट मिलता रहे। और टोटल आपका ये 24 केज में साल का एवरेज माल जो है कितना निकलता है? एवरेज माल 100 टन निकलता है। 100 से 110 टन प्रोडक्शन निकलता है। बहुत निकलता है। और हार्वेस्टिंग आप कैसे करते हैं? हार्वेस्टिंग लेबर होते हैं 4, ये पिंजरा ऊपर उठाते हैं, और ऊपर उठा के स्कूप नेट से हम हार्वेस्ट करते हैं। मतलब ये पिंजरा कैसे ऊपर उठाते हैं? यहाँ से? हाँ, यहाँ से 4 कॉर्नर में 4 लेबर खड़े होते हैं, इसको उठा ये सब ऊपर आ जाता है। बाद में स्कूप नेट से हम उसको निकालते हैं। मतलब हार्वेस्टिंग करना काफ़ी इजी है। हाँ, हार्वेस्टिंग काफ़ी इजी है, इसलिए तो ये सिस्टम के जैसा सिस्टम है। जब मार्केट में डिमांड बढ़े तो हम तुरंत मछली उठा के मार्केट में लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, तैरता हुआ ATM है यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और क्या मार्केट रेट वाइज कैसे रहता है इसका? मार्केट रेट अभी तो 120-130 रुपये। 120 रुपये, 130 रुपये आपको मार्केट रेट एवरेज मिलता है। और कम से कम कितना रहता है ये थोड़ा बताइए? कम से कम 100 रुपये तक तो मिलता है हमें, मिनिमम 100 रुपये मिलता है। अच्छा, 100 रुपये तो मार्केट मिलता है। थोड़ा सा एक अहम बात बताइए कि मेरे मन में भी सवाल है थोड़ा सा, कि ये केज जो हमने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ इसमें? टोटल 75 लाख इन्वेस्टमेंट है। तो आपने ये 75 लाख खुद लगाया कि कुछ? हाँ, अभी तो खुद लगाया है। अभी महाराष्ट्र डिपार्टमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलने वाली है, अभी उसके लिए 2-4 महीने लगेंगे। अभी टोटल 75 लाख का प्रोजेक्ट है, उसमें 40% सब्सिडी है, उसमें लगभग 21 लाख रुपए तक सब्सिडी मुझे मिलने वाली है। 2-4 केज से हम कर सकते हैं क्या? हाँ, 2-4 केज से स्टार्ट कर सकते हैं हम। एक साल का 2 केज में 10 टन तक प्रोडक्शन निकलेगा। उसके मार्केटिंग का एक्सपीरियंस लेके आप बढ़ा सकते हैं बाकी प्रोजेक्ट। एक केज में कितना निकलेगा? 5 टन प्रोडक्शन। 5 टन माल निकलेगा। दोस्तों, अगर एक केज भी हम करते हैं तो 5 टन निकलेगा। 5 टन अगर मान लीजिए आपने 75 लाख काफ़ी खर्चा किया है, अगर एक केज आदमी करता है उसमें कितना खर्चा आ जाएगा? एक केज में प्रोडक्शन निकालने के 5 टन निकालने के लिए लगभग 60 टन तक फीड लगता है। फीड का आप देखेंगे 40 रुपये पर केजी अभी कॉस्टिंग है। एक मछली को 1 किलो बनने के लिए लगभग 1.5 केजी फीड लगता है। 1 केजी के लिए 60 रुपये फीड का लगता है, 5 रुपये सीड का लगता है, और मैनेजमेंट एक 5 रुपये पकड़ के एक 70 रुपये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है। तो इस हिसाब से हमें 5 टन प्रोडक्शन निकालने के लिए मिनिमम 3.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। और ये जो केज का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है उसका 1 लाख रुपए खर्चा आता है। लगभग 4.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट एक केज के लिए होता है। और वो तो हमेशा के लिए हो गया। हाँ, जो आपने केज किया है। हाँ। मतलब हम केवल अगर इसमें 4.5 लाख रुपए स्टार्ट से एंड तक पकड़ ले, हाँ। उसके बाद हम अगर 5 टन माल निकाले, हाँ। और 100 रुपए से गया तो 5 लाख हो जाएगा। हाँ, फिर भी हमें 1.5 लाख रुपए मिल जाएगा। 1.5 लाख रुपए मिल जाएगा आराम से। मतलब ये कितने महीने मिलेगा? ये 8 से 9 महीने। 8 से 9 महीने में हमने अभी एक केज का हिसाब देखा। अब हमें ये बताइए, आप 24 केज का हिसाब बताइए। आप 100 टन माल निकाल रहे हैं तो कितना टर्नओवर होने की संभावना है? 24 केज में अभी तो 120 रुपए का रेट चालू है। 1.2 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, और मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगभग 75 से 80 लाख रुपए हो जाएगा। 100 टन के पीछे लगभग 30 से 40 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है। 30-40 लाख रुपए यहाँ पे 24 केज के पीछे आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब सब्सिडी भी गवर्नमेंट से भी 40% मिल रही है। 40% मिल रही है। ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। सर, हमें थोड़ा सा ये बताइए कि ये स्ट्रक्चर जो है आपने मतलब ये खड़ा किया है, काफ़ी बड़ा है, हेवी है, एक छोटा सा जहाज है पानी के ऊपर, और हार्वेस्टिंग के लिए ऊपर आपने उधर बनाया है कुछ बोट वगैरह बनाया है। हालांकि आप मतलब मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल वाला काम है। तो ये बताइए कैसे किया है? हाँ, इसके शुरू में मैंने 2-3 प्रोजेक्ट विजिट किए थे, उसका डिज़ाइन वगैरह थोड़ा स्टडी किया, और यहाँ पे मैं लोकल में ही मैंने फैब्रिकेट किया है। कंपनी के हिसाब से जाएंगे तो इसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए मैंने खुद जाके मटेरियल परचेस किया है।
फैब्रिकेशन इतना भी डिफिकल्ट काम नहीं है। एक आध आपका लोकल फैब्रिकेटर पकड़ के उसको डिज़ाइन दिखा के कर सकते हैं। बस मटेरियल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जैसे ये जो मटेरियल लिया है ये सब GI का है। पानी में ये सड़न नहीं लगे। हाँ, सड़ने की वजह से हमें मटेरियल की क्वालिटी लेनी पड़ती है, इसलिए ये सब मेटल जो भी है वो GI का मेटल है। और जो बैरल यूज़ किए वो प्लास्टिक के HDPE के बैरल है। और बैरल भी काफ़ी हेवी है। हाँ, मैंने ये देखे। HDPE मटेरियल के बैरल है। इसकी लाइफ 20-25 साल तक आराम से जाती है। अच्छा, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है 20-25 साल कुछ नहीं कुछ नहीं होगा। है। एक बार इन्वेस्टमेंट करना है स्ट्रक्चर के लिए, और अंदर जाली वगैरह उसका मेटल है। 5 से 7 साल तक चलती है। वो भी हमारे मैनेजमेंट के हिसाब से 10 साल तक वो भी चल सकती है। डेली का यहाँ पे मेंटेनेंस क्या क्या रहता है? डेली का मेंटेनेंस वैसा तो कुछ नहीं कर रहता, बस ये प्रॉपर चेकिंग करना पड़ता है कि रस्सी कहाँ पे निकली है कि नहीं, वही। और यहाँ पे हार्वेस्टिंग जब करते हैं तो वहाँ जहाँ पे किनारा है, हाँ। तो वो माल वगैरह हम लोग कैसे ले जाते हैं? वो वहाँ पे हार्वेस्टिंग केज बनाया हुआ है स्पेशल। अच्छा। हार्वेस्टिंग के लिए इसमें जो भी मछलियाँ रेडी होती है हाँ। वो हम उसमें हार्वेस्टिंग केज में शिफ्ट करते हैं। वो वाला हाँ, वो केज में साधारण एक 10-15 दिन तक। हार्वेस्टिंग केज है। अच्छा, इसमें अभी जो मछलियाँ उछल कुदरी हार्वेस्टिंग में आ गई है। अरे बाप रे ये तो काफी तेजी से। ये हार्वेस्टिंग की स्टेज में है। मैंने ग्रेडिंग करके बड़ी बड़ी मछलियाँ इसमें निकाल चुके रखे हैं, क्योंकि हर केज में हम फीडिंग करना पड़ता है और रोज़ केज को उठाएंगे तो मछली प्रॉपर फीडिंग नहीं करती। इसलिए 15 दिन का सेल का जो भी हमारी मछलियाँ है हम इसमें शिफ्ट करते हैं 1 टन 2 टन, और यहाँ से ही वो बाहर ले जाके सेल करते हैं। हार्वेस्टिंग का हमारा एक मुद्दा रह गया था कि क्या साइज की मछलियाँ हो जाती है तो हम निकाल के मार्केट। तिलापिया हम आधा केजी के ऊपर हो जाएगी तो हार्वेस्टिंग करते हैं, और पंगेशियस 1 केजी तक करते हैं हम। अच्छा, उससे बड़ी हो पाती है मछलियाँ? मछलियाँ बड़ी हो पाती है, लेकिन उसका FCR फिर बढ़ जाता है। एक मछली को जो हम 1.5 तक FCR आता है, 1.5 केजी खाना, तो खाने का हिसाब मिल हाँ, जाएगा हाँ। काफी। इकोनॉमिकल देखा जाए तो आधा केजी तक मछलियाँ बड़ा करने में हमें अच्छा फायदा होता है। तो हमें ये बताइए कि केज कल्चर का और फिश फार्मिंग का ओवरऑल, फिश फार्मिंग में बायोफ्लैग किया जाता है, तालाब में किया जाता है, आपने ये केज किया इस तरीके से किया जाता है, और भी कई सारे के तरीके होंगे जो मैंने नहीं देखे, तो इसका क्या फ्यूचर है? केज फार्मिंग का फ्यूचर है, पॉन्ड फार्मिंग का भी फ्यूचर है। बायोफ्लॉक के बारे में तो अभी मैंने इतना स्टडी नहीं किया। बायोफ्लॉक में क्या होता है, वो 24 आवर्स लाइट वगैरह लगता है, वो हाई रिस्क सिस्टम है। वैसे इस केज कल्चर में इतना रिस्क नहीं है। अच्छा। हाँ, और फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर डिमांड तो अच्छा है, क्योंकि 10-20 रुपये रेट कम मिलता है, लेकिन सब माल सेल हो जाता है आराम से। एक चीज़ ये है कि फ़िश के लिए मुझे तो कभी मतलब समझ में नहीं आया कि मार्केटिंग के लिए दिक्कत है, क्योंकि ये बहुत ही लोग इसको प्रोटीन्स विटामिन्स वगैरह रहते हैं इसमें, तो लोग खाने में बहुत पसंद करते हैं। और एक चीज़ ये है कि कुछ टिप्स हो केज कल्चर के बारे में, फिश फार्मिंग के बारे में, वो फार्मर्स को आप हमारे देना चाहते हैं तो बताइए। जो हम सीड ले रहे हैं वो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। अगर सीड अच्छा होगा तो भी ग्रोथ अच्छी होगी। अभी क्या हो रहा है कि कलकत्ता से बहुत सारे ब्रोकर्स है जो सस्ता सीड देते हैं। हम सस्ते पे जाके वो सीड लेके तो आते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिलता। इसलिए जब भी आप सीड की हैचरी चूज करें वो अच्छी हैचरी होनी चाहिए, और इसके लिए जो फीड दे रहे हैं वो फीड भी अच्छी क्वालिटी का होगा तभी मछली ग्रो करेगी। हाँ। दोस्तों, आज हमने संकेत जी से केज कल्चर फार्मिंग के बारे में A to Z जानकारी ली, और ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि इस बिजनेस में, फिश फार्मिंग में सबसे पहली चीज़ क्या लगती है तो वो है पानी। हमें हुक्मी पानी चाहिए, मतलब हमेशा हमारे पास पानी रहना चाहिए। अगर गर्मियों के सीजन में पानी हमारा कम हो गया तो हम फिश फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। तो पानी सबसे अहम सोर्स है, अगर आपके पास है तभी इस बिजनेस की तरफ आप जाइएगा। दूसरी चीज़, इनका बिजनेस जो है काफ़ी बड़ा है, लगभग साल का 100 टन माल निकालते हैं आसपास। 75 लाख की इन्वेस्टमेंट हुई है, हालांकि उसमें उनको सब्सिडी मिलने ही वाली है, लेकिन इन्वेस्टमेंट काफ़ी हेवी इन्होंने फर्स्ट की है। मेरे हिसाब से आप अगर पहले एक केज से स्टार्ट करें तो वो बेहतर है। और फिश फार्मिंग आप केज कल्चर कर रहे हैं या बायोफ्लॉक कर रहे हैं, या तो पॉन्ड में कर रहे हैं या नदी में कर रहे हैं, या जहाँ कहीं भी कर रहे हैं, सबसे पहले जो होता है वो नॉलेज, मछलियों को कैसे पालना है वो नॉलेज चाहिए हमें। उसमें टेम्परेचर मेंटेनेंस होता है, कई सारे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, फीड की चीज़ें होती है, वो सारी जानकारी हमें होनी चाहिए, नहीं तो हमारा काफ़ी नुकसान हो सकता है। क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, जितनी आसानी से ये चीज़ दिख रही है, हमने इस वीडियो में देखी, उतना आसान नहीं है, क्योंकि सीखना चाहिए पहले तब आसान लगता है। मुझे भी वही चीज़ लगा, लेकिन काफ़ी दिक्कत वाला भी काम दोस्तों ये हो सकता है। अगर हम लोग डायरेक्टली करें तो पहले सोच समझ के स्टडी करके तभी इस
इस बिजनेस में आप उतरिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।